मुल्क में अगर नए इंतखाबात करवाए जाएँ तो क्या तमाम सियासी जमातों को बैठ के ये तय नहीं करना होगा, कोई ऐसा फार्मूला तय नहीं करना होगा कि फार्म 45, 46, 47 में वो तरमीम चाहते हैं? देखिए सर, बात ये या फिर इमरान खान की ये बात कि वोटिंग मशीनें इस्तेमाल की हैं, आप क्या तजवीज़? इमरान खान की देखें क्या बात है। मैंने जैसे पहले आपको कहा सियासतदानों के हवाले से, सियासतदान जब खुद सबक नहीं सीखते तो फिर इनका असर यही होगा। जब ये पावर में आते हैं इनको सारी चीज़ें भूल जाती हैं। ऐसा नहीं, उसने तो पार्लियामेंट में डिमांड की थी कि मशीनें लाओ, आप लोगों ने कहा कि नहीं मशीनें नहीं लाते हम। मशीनों पे तो इतराज़ था, सबको था, बहुत सारी जगहों पे मशीनों का फेलियर जो है वो सबके सामने है। तो फिर क्या और एक नया ना आप मशीन मानते हो, ना आप फार्म 45 मानते हो, 46 मानते हो, 47 मानते हो, फिर किस किस्म का हमारे ना मानने से क्या होता है? अभी सब ने माना नहीं है ये जो फार्म आया है 47, मैंने पहली बार सुना है वैसे 47। और देखे ना, बात मैं जो करता हूँ, तरीकाकार क्या होगा? तरीकाकार ये होगा, अगर कल इलेक्शन कराएंगे फिर कोई फायदा नहीं है इलेक्शन का, कराने ही नहीं चाहिए। क्या होगा फिर? हम इलेक्शन लड़ के आए ना जी, हमें पता है करोड़ों रुपए 1973 के तहत हलफ उठाए हुए आपने, मेरे प्रोग्राम में आप कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाने ही नहीं चाहिए। ये इलेक्शन बिल्कुल नहीं करवाने चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इन इलेक्शन का फायदा ही कोई नहीं है। जब किसी को पता ही नहीं है मेरे वोट्स कितने हैं तो इलेक्शन का क्या फायदा? तो कैसे करवाएं? पाकिस्तान बनने से लेके आज तक कोई इलेक्शन आप मुझे एक आध के छोड़ के बता सकते हैं कि सब ने माना हो? सरदार साहब ये बात ठीक है, तजवीज़ तो बताए ना। सर तजवीज़ ये है कि जो असम्बली के अंदर बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारी बैठें और सबसे पहले इलेक्शन का तरीक़ाकार तय करें कि उसको किस तरीके से हो कि जिसको सब माने। मसला ये होता है जो हुकूमत में होते हैं ना, वो कहते हैं सब ठीक है, हर दफ़ा शायद हमारे साथ ऐसे होगा। 18 में जो रगड़ा लगा ना जी पाकिस्तान की तारीख में और इमरान खान को जिताया गया, तो खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने ठीक करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा मैं ही जो है वो अगले इलेक्शन में भी मेरे साथ ही। आप सियासी बातें कर रहे हैं, आप बताएं कि क्या तरीकाकार क्या अख्तियार किया जाए? देखें तरीका, आपका तजर्बा है, यूनियन काउंसिल में आप इलेक्शन लड़ते हैं, आपस वोटरों की देखें इस वक्त पाकिस्तान की वोटर लिस्ट बड़ी अच्छी है। आपका नाम है, आपकी तस्वीर है, आपका शनाख्ती कार्ड है, आपको जो बैलेट पेपर मिलता है उस पर आपका अंगूठा लगाया जाता है और फिर आप वो बैलेट पेपर लेके जाके डब्बे में डालते हैं। अब तक यही है ना, इसमें ख़राबी कहाँ है और कहाँ ठीक की जाए? सर खराबी यहाँ पे है ना, एक तो इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल इंडिपेंडेंट किया जाए, कोई हुकूमत से उसका सरोकार न हो। एक अभी भी नहीं है, नहीं है। लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड लीडर ऑफ द हाउस ने उसको बनाया। लीडर ऑफ द अपोजिशन लीडर ऑफ हाउस ने बनाया, लेकिन उसे पैसे हुकूमत से ही लेने होते हैं। तो कहाँ से पैसे? वो उसे फंड न लें तो सब पैसे हुकूमत को कहाँ से ले? वो हुकूमत को बाउंड किया जाए कि इलेक्शन कमीशन के फंडिंग उन्हें मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो रोक नहीं सकते। आइन और कानून के तहत एक सिस्टम के तहत जो है उनको उनकी फंडिंग जाए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन का अपना अमला इलेक्शन कराए। अच्छा, अपना एक मिनट रुक गया, अपना अमला कराए। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर 84,000 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं, तो क्या इतना बड़ा अमला सिर्फ इलेक्शन के लिए रखा जाए या 5 साल के लिए अमला रखा जाए और उसकी कॉस्ट क्या होगी? नहीं देखे ना, उसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए, कुछ सोचा जाए, सारे बैठ के उसको, कि वो बोझ भी ना पड़े। जब आपके टीचर वहाँ पे कराते हैं इलेक्शन, जब अपनी मर्जी के आरोप लगा के ड्यूटी करते हैं, और ड्यूटी करते हैं, इलेक्शन भी नहीं ड्यूटी, तो उन बेचारों ने क्या करना है? तो इसके लिए तमाम पॉलिटिकल, देखें ना, मैं जो राय भी दूं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के सर जोड़ के और सबसे पहले इलेक्शन, एज ए गवर्नर आप क्यों नहीं इस मामले पे डिबेट कराते? यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में लोगों से राय क्यों नहीं लेते हो? नहीं, बहुत अच्छी सजेशन है, बिल्कुल लेनी चाहिए, ताकि कुछ समय आए ना, कोई चीज़ें बेहतर हो, कोई राय आए उसमें उसको बेहतर करने के लिए। 23 मई 2024 को पंजाब असम्बली से हत्या के इज़्ज़त बिल मंजूरी के लिए आपको भेजा गया, तो आपने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और दस्तखत करने से इनकार कर दिया। आपको इस बिल पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे? क्योंकि बाद में जब आप छुट्टी में चले गए तो जो कायम मुकाम गवर्नर था मलिक अहमद ख़ान ने दस्तखत की। अब इस बिल में आपको इतराज़ क्या था? क्या आप मुझे बता सकते थे? बिल्कुल लिखा था कि ये जो भी फेक न्यूज़ देगा उसको सज़ा होगी, आपको क्या इतराज़ था? देखिए, उसमें ये था कि सज़ा होनी तो ठीक है, सज़ा हो, लेकिन उससे पहले ही एक था कि
30 लाख, 20 लाख, 50 लाख, वो 10 लाख जमा कराएगा वहाँ पे, जब उस पर इल्ज़ाम लगता जाएगा। और फिर मैंने आपकी जो एक्शन कमेटी थी उनके साथ मीटिंग की, और आपको ये इतराज़ था कि ये सज़ा 30 लाख रुपए तक हर जाने की सूरत में हो सकती है, और हर जाने की ये सज़ा ट्रिब्यूनल ट्रायल शुरू होने से कबल ही हत्या के इज्जत के दरख्वास्त मसूल होने पर अबूरी हुक्मनामे में सुना जा सकता। आपको ये इतराज़ था? जी एतराज़ था, बिल्कुल ये एतराज़ था। लेकिन सर ये आप बिलीव नहीं करते कि फेक न्यूज़ ने तबाह कर दिया आपकी सोसाइटी को, समाज को, हर चीज़ को? इसमें बिल्कुल कोई जो चाहता है उसकी मर्जी आती है, वो चला देता है और वो तबाही कर देता है। वो पता नहीं कहाँ बैठा है, किधर बैठा है वो। और ख़ासकर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे फिर भी बड़ा अच्छा सिस्टम है। क्यों नहीं देख सकती है? 2-3-4 दफ़ा नहीं देखिए ना दस्खत। अब ये तो नहीं है ना कि फंदा जिसके गले में फिट आ जाए उधर ही कस दो उसको। जिसने की है फेक न्यूज़ उसको भी तो उसकी बात तो सुननी चाहिए। नहीं, आपने इस पे क्या कोई लिखा, डिसेंडिंग नोट लिखा? जी, इसके लिए मैंने बिल्कुल लिखा कि इसमें 1-2 चीज़ें ऐसी हैं। एक ये वाली है, एक और चीज़ थी अभी मेरे जहन में नहीं है, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और फिर मैंने राब्ता किया स्पीकर साहब से, और मैंने उन्हें कहा कि जो एक्शन कमेटी मेरे पास आई है वो भी ये नहीं कहते कि ये बिल ना हो। वो अरशद अंसारी साहब जो अभी फिर प्रेसिडेंट बने हैं, इनसे डिस्कस हुआ, वो कहते हैं ये बिल हो, ये कानून बने, लेकिन हमारी बात सुनी जाए, हमारे साथ बैठ के जो है चीज़ों को डिसाइड किया जाए। तो और मैं ज़ाती तौर पे समझता था कि सिर्फ एक दफ़ा अगर बैठ जाते तो ये कंसेंसस से हो जाना था। सर देखें ना, आप ट्रिब्यूनल का जो तरीक़ाकार था वो बिल्कुल ठीक था कि मेंबर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मशावरत से मुकर्रर किया जाएगा। जहाँ मेंबर अदलिया से होगा वहाँ चीफ जस्टिस 3 नाम हुकूमत को देगा, हुकूमत उन में से एक को मुकर्रर करेगी, और जहाँ मुमकिन मेंबर के तल्लुक़ वकला बरादरी से होगा वहाँ हुकूमत चीफ जस्टिस को 3 नाम तजवीज़ करेगी। तरीक़ाकार तो बहुत अच्छा था, और आपने कहा मैं दखल नहीं करता। लेकिन ये नहीं ठीक था ना। आप 30 लाख अभी मैं कल वैसे ही इस प्रोग्राम में नाराज़ होकर चला जाऊं और जाके कहूं कि इफ्तिखार साहब ने मेरे पे बड़ा, और आपको साबित करना होगा ना कि आप नाराज़ क्यों हुए हैं। वो साबित नहीं देखे ना, लेकिन आपको 30 लाख साबित करने से पहले जमा कराने हैं। साबित के बाद 30 लाख डाले जाएं, मुझे कोई मुझे वापस मिल जाएंगे ना? नहीं मिल जाएंगे, वो तो मिल जाएंगे, लेकिन पहले फिर साफ़ी को चाहिए होगा कि वो 30 लाख का बंदोबस्त करे और फिर खबर लगा। बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दी है। आपके नज़दीक ये चार्टर ऑफ पार्लियामेंट क्या है? क्या उन्होंने कभी आपसे इस मामले में कोई गैर रस्मी मुशावरत की है? देखिए, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट ये है कि एक तो जिस तरह पीपल्स पार्टी का है ईमान है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, और लेकिन पार्लियामेंट में लोग घुस जाते हैं, उठा के मैंने उसको ले जाते हैं गिरफ्तार करके, ये भी तो कोई तरीका नहीं। पार्लियामेंट में तो कोई नहीं घुसता। अभी ये वाक़या हुआ ये वो देखें ना, उसमें था इख्तलाफ राय था, और वो कमज़ोरी है ना। देखें, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट अगर है तो इसका मसला यही है ना कि पार्लियामेंट को इतना सुप्रीम और ताकतवर किया जाए कि कोई चीज़ भी जो है वो पार्लियामेंट की मर्ज़ी के बगैर ना हो सके। जजेस की तकरीरों के हवाले से आप बात करते हैं। आपने कहा जब हम अपोजिशन में होते हैं तो मेरिट को पुकारते हैं, और जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो अपने मुफादात के मुताबिक मेरिट का तयन करते हैं। ये हकीकत है। एक ओवरऑल मैंने बात की, ये हकीकत है। जब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मुल्क ठीक हो जाएगा। जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे और हमें याद आएगा कि जब हम वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर नारे लगा रहे थे उस वक्त हमारी पोजीशन क्या थी। आज हम जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठे हैं, या प्रेसिडेंसी में बैठे हैं, या गवर्नर हाउस में बैठे हैं। आज बेहतरी चाहते हैं। आपका वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के इस बयान पे क्या मौक़िफ़ है? हमें तो हैरानी है कि गवर्नर साहब को हमें बताना पड़ता है कि इनका काम क्या है। इन्हें कभी हमारे स्कूलों से मसला हो जाता है, कभी यूनिवर्सिटियों से मसला हो जाता है। सिंध में जहाँ उनकी हुकूमत 16 बरस से है, वहाँ स्कूलों में गधे बांधे जाते हैं, शरअ तालीम कई जगह पे सिफर है। तो हमें वो ना बताएं कि हमने सूबा कैसे चलाना है। देखें, एक तो अज़मा बुखारी हमारी बहन है, और मुझसे साफ़ी भाइयों ने पूछा था कि जी आपने फ़लाँ दिया और अभी वो वज़ीर इत्तलात जो है ये कह रही हैं। तो मैंने कहा वो यार हमारी बहन है और वो एग्ज़ैम्प्ट हैं, जो मर्ज़ी कहती रहें। तो वो एग्ज़ैम्प्ट हैं, जो मर्ज़ी कहती रहें। मैं अब देहाती आदमी हूँ, अपनी बात से हटने वाला नहीं हूँ।
ये इत्तेहाद की मजबूरी की वजह से कह रहे हैं, ये खातून को रिस्पेक्ट देने की वजह से कह रहे हैं? रिस्पेक्ट देने के लिए। आप कहते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी नौजवानों की आखिरी उम्मीद हैं जो मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। गवर्नर साहब, कोई अंदाज़ा है कि मुल्क के कितने फ़ीसद नौजवान बिलावल भुट्टो की सियासी सोच और फ़िक्र को सपोर्ट करते हैं? देखिए, सिंध में तो नौजवान जो है अक्सरियत बिलावल भुट्टो की सोच को सपोर्ट करते हैं। पंजाब में हमें बड़ी मेहनत की ज़रूरत है और नौजवानों तक जाने की ज़रूरत है और चेयरमैन साहब को उन तक ले जाने की ज़रूरत है। पंजाब के हवाले से आपकी बिल्कुल मैं इत्फाक करता हूँ कि यहाँ पे जो है वो ज़्यादा चेयरमैन साहब को लोगों के सामने लाने की भी ज़रूरत है। उनका विज़न यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और यूथ के सामने जो है वो रखने की ज़रूरत है ताकि वो समझ सकें कि ये शहीदों का वारिस है और ये हकीकी लीडर है इस मुल्क